हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और मैं आपको हिमाचल प्रदेश का अभी एचएस का एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स का, उसके हिमाचल जीके के पोर्शन का एनालिसिस करने वाली हूँ। स्पेशली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप एलाइड एग्जाम भी दे रहे हो, तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि HPPSC किस तरीके से क्वेश्चन सेट यहाँ पे कर रहा है और उसी की जो स्ट्रैटेजी है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो अगर हम लोग इस साल के पेपर की बात करें, उसमें से आपके 20 से 21 क्वेश्चन भी ले सकते हो आप, आपके हिमाचल जीके में से पूछे गए हैं। और इसमें भी कल्चर, जो कि पिछले कुछ सालों से हमें देखने को नहीं मिल रहा है, वो यहाँ पर नहीं था। मिडीवल और जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं थे। जो मेजर पोर्शन है वो था हिस्ट्री का, देन ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक सर्वे का, जिसमें आपका बजट के कुछ भी वो भी रहे हैं, अगेन स्कीम्स भी हमें नहीं मिली। तो जो हिस्ट्री है इसमें भी डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया है। और अगर हम लोग और देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री या फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एंशिएंट मिडीवल में से कुछ नहीं आया। ज्योग्राफी इजी थी, कंपैरिजन में ज्योग्राफी बहुत इजी थी अगर हिस्ट्री और हम लोग बजट के हिसाब से देखते हैं या सर्वे के हिसाब से देखते हैं। सर्वे के सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो हैं वो डब्बे में से किसी में से उठाए हुए थे, तो ये मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि हम लोग को टेबल जो है याद करना मुश्किल होता है। कुछ जो सीधे सीधे थे वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब इससे हमें एक तो चीज़ पता चल रही है, वो ये कि हमारे लिए हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। बाकी आने वाले एलाइड के लिए आपने इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है। उसका रीज़न ये भी है कि जो लास्ट टाइम आपका एलाइड का पेपर हुआ था वो हुआ था 2019 में। अभी 2024 आ गया है, तो 19 के पेपर को लेकर आप अपनी तैयारी नहीं कर सकते हो कि सीधे सपाट सवाल जो हैं इसमें पूछे जाएंगे। नायब तहसीलदार का पेपर 2018 में हुआ था और उसके बाद 2022 में हुआ था, 22 में कि 23 में हुआ था। तो फिर क्या हुआ, उसका लेवल जो एकदम से बढ़ गया। अब हर एक बच्चा जिसने एलाइड ये आपका एचएस का एग्जाम दिया है वो एलाइड में भी बैठने वाला है, तो तैयारी जो है उसी हिसाब से आप लोग को करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ में मैं क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी तो ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ज्योग्राफी पहले मैं करने वाली हूँ। ये है पाथसरी रिवर के बारे में, जो कि टोन्स की ट्रिब्यूटरी है। और फिर आ गया कि इट रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम खड़ा पत्थर इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो पहला स्टेटमेंट, इन दोनों में से पहली बात एक ही स्टेटमेंट सही होने वाला है। अगर ये शिमला में ओरिजिनेट करती है, टोन्स तो बाहर बाहर से निकल जाती है, जैसे कि ये है। तो सबसे पहले टोन्स कहाँ पे है, आपको रिवर्स पता होनी चाहिए कि यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है टोन्स। टोन्स की एक ट्रिब्यूटरी है पब्बर और पब्बर की भी एक ट्रिब्यूटरी है पाथसरी। पब्बर जो है वो चंद्रनाहन से निकलती है, ये आपके शिमला में ही खड़ा पत्थर से निकलती है। तो ये दोनों शिमला में ही ओरिजिनेट करती हैं। ये बिल्कुल सही हो गया, ये हो गया इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा आया था ज्योग्राफी में से। ये कंपैरिजन में आसान है। जब भी मैं आपको ग्लेशियर्स करवाती हूँ तो मैंने बड़े अच्छे से यहाँ पे कवर करवाया था। तो हिमाचल में जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो हमारा बड़ा शिगरी ग्लेशियर है और इट वॉज सर्वेड बाय वॉकर एंड पास्को इन 1906। अब सबको लगता है कि वो सोना पानी था क्योंकि सिर्फ वो पड़ी है आपकी जो बलोकरा है वो पड़ी है। उसके अलावा भी और बहुत सारे सोर्सेज हैं हिमाचल प्रदेश की। ये जो लाहौल एंड स्पीति की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ये दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है और ये सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट थी। तो ज्योग्राफी अगर हम कंपैरिजन में देखते हैं, मेरे हिसाब से ज्योग्राफी आसान थी। अब ये देखो, ये आपके नोट्स हैं, मैंने नोट्स में ही करवाया हुआ था, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो अगर नोट्स प्रॉपरली पढ़ के गए हो। ये आसान है। ये आपका बड़ा शिगरी। अब हिमाचल में 4 मेन कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलती है हमें ग्लेशियर्स की। एक तो ये वाला एरिया आ गया, एक आ गया बारालाचा वाला एरिया, एक आ जाता है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं बड़ा बंगाल का एरिया, और एक जगह जहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पर ट्राई जंक्शन है डिस्ट्रिक्ट्स का, वो आपका एरिया है। अब जो चंद्रताल की हम लोग बात करते हैं, बोला जाता है कि बड़ा शिगरी में से ये जो ग्लेशियर है, इसी में से आपका एक बहुत ही बड़ा सा पीस जो है वो अलग हुआ था और वहाँ से जब वो गिरा अर्थक्वेक के दौरान या ग्रेट हैवक के दौरान 1936 में, तो जहाँ वो गिरा वहाँ पर एक बड़ा सा ऐसे लेक बन गई जिसको चंद्रताल कहा जाता है। ये वन ऑफ द स्टोरीज है। तो ये आपकी यहाँ पर स्टोरीज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे तो 21 के हिसाब से पूछा है, लेकिन अगर हम लोग सर्वे देखें या जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है तो वो यहाँ पर सेम ही है। ये 21-22 में अभी बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं आया हम लोग के पास में।
तो फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं जी कि टोटल फॉरेस्ट कवर क्या होगा, सबसे ज़्यादा ही होगा, तो ये आ गया थर्ड, तो ये वाला ऑप्शन निकल जाता है। अब हिमाचल में मैंने आपको याद करवाया था कि ना तो बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट ज़्यादा हैं और ना ही बहुत सारे आपके ओपन फॉरेस्ट ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा इनमें से हैं वो है मॉडरेट फॉरेस्ट। तो इसके साथ में भी हम लोग देख सकते हैं कि ये आपका ये भी निकल जाएगा, ये और ये बचता है, इसमें से जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए। तो कोशिश करनी है थोड़ी बहुत एलिमिनेशन लगाने की, अगर आपको कुछ भी चीज़ें याद रही हैं, और जब भी पढ़ते हो ना आप लोग याद करते हो तो खुद से बात किया करो कि अच्छा ये इसमें से सबसे ज़्यादा ये है, सबसे ज़्यादा ये है, क्योंकि जब हम लोग रिपीट करते हैं ऐसे करके चीज़ें तो हमारे वो दिमाग में ज़्यादा देर तक रुकती हैं और हम लोग वहाँ पे उसको रिकॉल कर पाते हैं। बाकी ये सारा मैंने फॉरेस्ट वाले चैप्टर में आपको पहले भी डिस्कस किया है, किस तरीके से ट्री कैनोपी क्या होती है, ट्री कवर क्या होता है, ये वेरी डेंस फॉरेस्ट है, फिर ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, ओपन फॉरेस्ट, स्क्रब, नॉन फॉरेस्ट, ये सारे के सारे, और साथ ही में इकोनॉमिक सर्वे में भी ये हर साल दिए जाते हैं, जो आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है उसको भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है जी। फिर अगेन वेरी इजी क्वेश्चन ये, क्योंकि मैं जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है उनके ऊपर तो मैं क्लेम कर ही सकती हूँ कि ये आसान है, और जिसने नहीं किया है दैट्स अ बैड थिंग। जैसे कि कियारदा दून वैली कांगड़ा में है, ये नहीं है, तो दो जिसमें आया वो भी निकल गया, ये भी निकल गया आपका, ये दोनों बचते हैं इसमें से। फर्स्ट वाला मंकी वैली जो है वो चंबा में है, तो ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट एंड 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। चूड़धार और जास्कर बड़ा दूर है, ये देखो यहाँ पे मैंने मंकी वैली लिखी है, ये मंकी वैली क्यों बोलते हैं इसको, भरमौर के पास में ही है, क्योंकि यहाँ से सरक के जाना पड़ता है, ये बहुत ही भीड़ी सी है, तो यहाँ से सरक के जाना पड़ता है बंदर की तरह, तो इसके लिए इसको मंकी वैली कहा जाता है। फिर यहाँ पे आपकी चूड़धार जो है वो सिरमौर में है, और सिरमौर में ये धौलाधार की एक यहाँ पर मतलब वहाँ की एक्सटेंशन ये यहाँ पर है, जांस्कर रेंज, तो बड़ी दूर है। फिर कियारदा दून देखो, तो कियारदा दून को पोंटा वैली भी कहते हैं, ये आपके सिरमौर में है। फिर आ गए हम लोग आगे, दैट्स ऑल्सो इजी वन, एक से करने की कोशिश करते हैं कि ये शिमला जो है वो चैडविक इसमें आ जाता है, ये आ गया ए, तो चैडविक फॉल्स जो है वो शिमला में है, सारे वाटरफॉल हैं। राहला वाटरफॉल कुल्लू में है। अब एक जगह जो है वो राहला, वो भी लिखा था आपके एचएस के पेपर में आया हुआ था कि राहला नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो राहला नेशनल पार्क जो है वो हमारे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को ही कहा गया है। ठीक है। फिर आ गया भागसू, ये कांगड़ा में है, बद्री जो है वो सोलन में। तो ये तो हो गई हमारी ज्योग्राफी। लास्ट क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है। गलत इसलिए क्योंकि मैंने आपको अलग से तरीके से भी याद करवाया हुआ था, बट अगर देख लेते हैं हम लोग लोएस्ट टू हाईएस्ट रेनफॉल, तो अगर मैं लोएस्ट से हाईएस्ट रेनफॉल की बात करूँ, सबसे कम होती है हमारा जो टेम्परेट ड्राई है उसमें, फिर आता है टेम्परेट वेट, उसके बाद में आता है शिवालिक्स यानी कि जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल भी कहते हैं, और लास्ट में आता है मिड हिल्स। ये आपका इसका रहता है। अब इसमें क्या होगा, सबसे कम तो पहले वाले में ही होगी, 1 जो है वो सिर्फ इन दोनों में है, और लास्ट में इसमें 2 आ जाता है, तो हमें 3 और 4 के बीच में चूज करना था, इनके बीच में ऐसे करके। इनमें से अगर हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा बारिश ये आपके सब ह्यूमिड में होती है, तो इसका आंसर जो है वो सी होना। सी क्या मतलब, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, वेट टेम्परेट में भी कम होती है बारिश कंपैरिजन में। मैंने आपको ये इन 4 जोन्स के हिसाब से बताया हुआ था, तो ये इधर आपके शिवालिक्स आ जाते हैं, जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन या फिर आपका लो हिल्स कहते हैं। फिर आ गया मिड हिल्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जिनको हम सब टेम्परेट, सब ह्यूमिड मिड हिल्स भी कहा गया है। फिर आगे टेम्परेट वेट, एंड देन द लास्ट वन इज टेम्परेट ड्राई। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से लाइक अजीब है, तो इसमें इन्होंने चारों को डाला हुआ था, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सबसे कम यहाँ हो रही है, फिर नहीं सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी यहाँ हो रही है, सबसे कम यहाँ पे हो रही है, उसके बाद में ये आ रहा है, और लास्ट में आपका टेम्परेट वेट आ रहा है, और फिर टेम्परेट ड्राई आ रहा है। अगर हम ऐसे ऐसे चलते, आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो मैं एक बार वापस से कमेंट्स जो है वो डाल दीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो ले लूँगी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं इनमें क्या रहता है। फिर आ गई हमारी हिस्ट्री। हिस्ट्री वॉज इंटरेस्टिंग थी।
जैसे कि सबसे पहले डांडरा मूवमेंट देखते हैं, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। डांडरा जो है 2-3 चीज़ें थी इसमें कि ये आपके आनंद चंद के टाइम पे हुआ था, 1930s में हुआ था, और फिर लोगों ने ना मतलब कोऑपरेट करना छोड़ दिया था, काम वाम छोड़ दिए थे, और ढोल जो है वो एक इससे बजाए थे, डंडे से बजाए थे, उस डंडे को जो है डांडरा कहा जाता है, इसी के लिए ये आपका डांडरा मूवमेंट है। अब कहलूर को कहा जाता है सत्तधार कहलूर, वहाँ पर 7 धारें थी जिसमें से बहादुरपुर धार में ये यहाँ पर न्यू लैंड सेटलमेंट हुई थी, या के अगेंस्ट जो है मूवमेंट यहाँ पर हुई थी। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आ रहे हैं बालसन ठकुराई, ये आ गया अलग सिंह, अलग सिंह जो है इसका सही आंसर था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ये हमारा देखो आप क्वेश्चन जो है डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री में से पूछा गया। आपने क्या करना है कि इंपॉर्टेंट रूलर ज़रूर पढ़ने हैं, जैसे कि साहिल वर्मन, मेरू वर्मन, इंपॉर्टेंट जो रूलर्स हैं उनको पढ़ के जाना है, स्पेशली एलाइड के लिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन HPGK से पूछते हैं। ये मैंने पढ़ाया हुआ था कि कॉपर कॉइन्स होते हैं उसको हम लोग चाकली बोलते हैं, और साहिल वर्मन के टाइम पे ये हुआ करते थे। फिर आगे राजा ललित वर्मन के टाइम पे चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर बनाए गए थे, तो ये गलत है, ये ललित वर्मन के नहीं, साहिल वर्मन के ही टाइम पे थे। तो जो भी मेजर रूलर्स है एटलीस्ट हमने उनको पढ़ के जाना है। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट जो हैं, नहीं, फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो गया, सेकंड इनकरेक्ट हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया। फिर था हमारे पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अगेन किसका पार्ट है, ये है डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री का पार्ट। अगर आपने पढ़ा हो, सबसे पुराना इसमें से उग्रसेन था, सबसे नया जो है वो लक्ष्मण सेन था। तो 3 और 4 के बीच में एक तो ये आ रहा है, एक तो ये। 1 और 2 अगर हम देखें तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो उग्रसेन का बेटा जो है वो था रुद्रसेन, का सही आंसर हो गया ये। सबसे पहले उग्रसेन, इसके टाइम पे सुकेत में, जब हम प्रजामंडल मूवमेंट भी पढ़ी थी तभी भी मैंने बताया था कि उग्रसेन के टाइम से ये शुरू हो गए थे रिवोल्ट, सुकेत के जो रिवोल्ट्स हैं फिर रुद्रसेन के टाइम पे हुए, अकॉर्डिंगली जो है ये आगे तक चलते रहे। एंड सुकेत में फिर जो सत्याग्रह हुआ उससे बोला गया कि इसने हिमालयाज को हिलाकर रख दिया। तो ये आपका है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा कि एडवाइजरी काउंसिल जब हिमाचल में बनी तो उसका मेंबर कौन नहीं था। अब सबसे पहले टाइमलाइन क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में जब मैं ये बोल रही हूँ कि 1948 में क्या हो रहा था। 1948 में हिमाचल जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, उसमें एक एडवाइजरी काउंसिल मिली थी जिसमें 9 मेंबर्स थे। कुछ जो है उसमें से आपके प्रिंसली स्टेट्स के थे और कुछ जो है वो ऐसे इलेक्टेड यहाँ पर या रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो थे। तो इसमें कौन नहीं था, तो इसका सही आंसर था सत्यदेव बुशैरी। इसमें अब बहुत सारे हमारी एक जो जर्नी रही है हिमाचल की, पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, उसके बाद में थोड़े टाइम के लिए पार्ट सी स्टेट बना, देन आपका आप देख सकते हो यूनियन टेरिटरी बना, ऐसे करके एक रही है। इसी दौरान एक बॉडी बन रही है, एक जगह एडवाइजरी काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, टेरिटोरियल काउंसिल, ऐसे करके हमारी अलग अलग वो बन रही है। इसमें से हमें जैसे ये 9 मेंबर्स हैं, 63 मेंबर्स आप याद नहीं रख पाएंगे लेकिन 9 मेंबर्स याद रखने ज़रूरी हैं, तो ये याद हमने रखने हैं। ये आपके मैंने नोट्स में इस तरीके से डाले हुए थे ऑलरेडी कि यहाँ से इसको पढ़ेंगे तो ये आपके 6 मेंबर्स थे जो इसमें थे। अगर आप पढ़ के जाएं अच्छे से तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। यू हैव टू स्टे काम एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। वैसे ही अब इसमें जो 3 मेंबर्स हैं, मंडी के लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सिंह ऑफ चंबा और भगत के आपके दुर्गा सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे NC मेहता, दूसरे थे पेंड्रिल मून। इसको मेहता मून फेज भी कहा जाता है, जिसके बीच में बहुत ही ज़्यादा करप्शन हुआ, तो इनको हटाने के लिए वहाँ पर भगवान सहाय जो हैं उनको 3rd चीफ कमिश्नर बनाया गया, राइट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ दिस इज ट्रिकी, ये थोड़ा मतलब कंपैरिजन में मुश्किल था कि 1954 में आपके पंचायती राज एक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में आ जाता है और उसमें 466 और 26 तहसील, 466 ग्राम पंचायत हुई और 26 जो है तहसील पंचायत हुई, उसको रखा गया। अब ये 56 में थी कि नहीं थी, तो ये तब तक उतनी ही रही जिसकी वजह से ये सही हो गया, बट ये ट्रिकी था। और ये भी जो है सबको नहीं पता होता है, ये यहाँ से हम लोग को मिलता है कि 1949 में हिमाचल प्रदेश, अभी 66 में जाके रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, हिमाचल की बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पर वहाँ पर पंजाब विलेज पंचायती एक्ट जो है 1939 का वो ऑलरेडी इन्फोर्स कर दिया गया था। सो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके क्या थे, बिल्कुल करेक्ट। फिर आ जाते हैं जी हम लोग आगे। ये देखो मेरे हिसाब से फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स सही हैं, तीनों ही ऑलमोस्ट सही हैं, बट
फ्रीडम फाइटर वो थे। सेकंड जो है अभी छोड़ देते हैं, उन्होंने ये भी शपथ ली थी कि 3 मतलब आने वाले जब तक देश जो है आज़ाद नहीं हो जाता मैं काले कपड़े पहनूंगा, ये भी सही है। जो चौथा है ये गलत है, क्योंकि पहाड़ी गांधी उनको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सरोजनी नायडू ने उनको कहा था पहाड़ा द बुलबुल। तो थर्ड जो है वो सही हो गया और फर्स्ट भी सही हो गया, तो एटलीस्ट 1 and 3। गदर पार्टी से भी इन्फ्लुएंस, तो अब इन्फ्लुएंस शब्द को मोड़ा जा सकता है, क्या होता है इन्फ्लुएंस, है ना। पर ये था कि जब उन्होंने ये बोला था कि मैं काले कपड़े पहनूंगा जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता, वो उन्होंने तभी बोला था जब इन सबको फांसी जो है वहाँ पर दी गई थी। गदर पार्टी की ही आगे काफ़ी टाइम से वो इन्फ्लुएंस जो है वो चल रहा था। तो इस तरीके से जब भगत सिंह जी को फांसी दी गई तो इन्होंने ये डिसाइड किया। बट अगेन फ्रीडम फाइटर तो वो थे ही, तो 1st and 3 कर लेते हैं, बाकी मेरे हिसाब से तीनों ही सही रहेंगे। तो ये है आपका। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे शब्दों से ध्यान देना होता है जैसे नेवर, नॉट, ये यूजुअली गलत होते हैं और इसमें भी ऐसा ही है कि ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। मंडी पहला स्टेट बना शिमला हिल्स का जिसमें पंचायती राज एक्ट को पास किया गया, सही है। राजकुमारी अमृत कौर को हाउस अरेस्ट किया गया था आपके शिमला में ही, एंड शी वाज द वन हु कंडक्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो 4 and 1 ओनली विल बी दी करेक्ट आंसर। तो ये कहाँ से आया, ये आपका आ गया मॉडर्न हिस्ट्री में से। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन करने मुश्किल होते हैं क्योंकि नहीं कोई ऐसी चीज़ें याद करके जाता। ए है इसका आंसर, बट वहाँ पे गेस वर्क नहीं करना है, कोशिश करनी है कि छोड़ दो। छोड़ना जो है वो कहीं आसान होगा इसके कि आप वहाँ पर गेस वर्क कर रहे हो, गेस करने में मुश्किल होता है। सेम वे ये भी क्वेश्चन है, अब ये पिछले साल के सर्वे में से है जिसमें ऐसे बड़ा सा ये आपका दिया हुआ था और इसके हिसाब से आउटले पूछा हुआ था कि कितना पैसा जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आया है। इकोनॉमिक सर्विसेज है, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ है, तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा था पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे से। अगेन ऐसे क्वेश्चंस में बेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, या तो आपको आता है या तो नहीं आता है, देयर इज़ नो लाइक बीच में कुछ नहीं होता। तो या तो छोड़ दो या तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता है तो ही करो, क्योंकि इसमें ज़्यादा है पॉसिबिलिटी गलत होने की। जैसे सबसे पहला स्टेटमेंट जिसमें लिखा हुआ था कि 1200 करोड़ है वो 900 करोड़ के पास में है। फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ की अगर मैं बात करूं तो 317 करोड़ उसको दिया गया है। बाकी के दोनों स्टेटमेंट सही थे, जिसके साथ में 2 and 3 ओनली जो है वो करेक्ट आंसर हुआ। वैसे ही सेम वे में आपका आ गया नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड के ऊपर क्वेश्चन है, वो भी एग्रीकल्चर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज में। क्लास में तो मैंने बोला है कि जिसने गलत किया है उसको मैं बाहर निकाल दूंगी, पर बहुत ही आसान था ये 13.70। कुछ चीज़ें तो मैं याद करवा के थी गई हुई कि ये वाली चीज़ें याद करनी है, और उसमें से ये भी एक था, आसान था, हाइलाइट्स में भी था और इकोनॉमिक सर्वे में भी था। फिर नेक्स्ट आ गया, ये थोड़ा ट्रिकी हो गया आगे क्योंकि इसमें सिर्फ इन्होंने फॉरेन टूरिस्ट अराइवल पूछ लिया। अब हमें ये तो पता ही है कि 2020 के बाद में टूरिस्ट अराइवल गिरा है, बहुत ज़्यादा गिरा है कंपैरिजन में अगर हम लोग देखते हैं। लेकिन 2020 में फॉरेनर्स की जब हम बात करते हैं, ये आ गया आपके 2020 में फिर भी ज़्यादा रहा है, दोनों ही अगर हम लोग देखें 2020 में ज़्यादा रहा है, 2021 में गिरा है, क्योंकि जो लोग पहले आ ही गए थे या प्लान करके रखा था वो तो आ ही गए थे, लेकिन उससे अगले साल बिल्कुल कम था, फिर थोड़ा सा बढ़ा और फिर सबसे ज़्यादा 2023 में अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट का वो था, लाइक इनवर्ड था, अराइवल था। तो सही जो आंसर है वो हो गया इसका B, 4, 1, 3 and 2। फिर बढ़ जाते जी हम लोग आगे। ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे में से पूछ लिए जाते हैं, ये इसमें से पूछा हुआ था। ये जो आपकी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, इनका बहुत सारा डेटा था, मैंने बताया भी था आपको क्लास में, जो क्लासेस लगा रहे हैं उनके लिए भी, और यूट्यूब पे भी मैंने थोड़ा बताया था। तो ये है इकोनॉमिक, ये माइनिंग एंड क्वेयरिंग ये 2% है, मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा है, नहीं कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा है 50%, मैन्युफैक्चरिंग दूसरे नंबर पर आता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटीज़ हैं तो ये इसी के बेसिस के ऊपर यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आ गया, ये भी एक टेबल में से ही था, बैंकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, और थोड़ा सा इसमें वैसे भी लॉजिक लगाते हैं कि सबसे ज़्यादा हिमाचल में कौन से बैंक होंगे। ऑब्वियस ही बात है कि पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, ये सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पर। फिर ये आपका इससे ऐसे करके हो जाता, बाकी ऐसे करके आपके इस टेबल में से ये पूछा हुआ था। ग्रामीण बैंक कितने हैं
और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं 267, ये जो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो 1170। ये है कुलदीप सर, इनकी वीडियो बनी हुई है अच्छे से। आप अपने टाइम को कैसे बांट सकते हो। देखो अगर हम लोग बात करते हैं एलाइड के पेपर की, तो सितंबर की डेट है। उससे पहले आपके पास में HPGK का पोर्शन है, करंट अफेयर्स का है और जर्नल स्टडीज़ का है। जर्नल स्टडीज़ का सबसे कम पोर्शन है, ज़्यादा जो आपने फोकस करना है वो है करंट अफेयर्स पे और HPGK पे। इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 में से 60 क्वेश्चन हिमाचल जीके में से रहते हैं, जिसका पीछे सालों का आप ये जो है यहाँ पर बाइफर्केशन देख सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो ये कि पुराने पेपर के हिसाब से आगे प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ करेगा। दूसरी चीज़ है कि जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उसमें आपको रैंक्स हो गए, इंडेक्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए और फिर एक्सरसाइज हो गए, जो 1 लाइनर्स हैं, इनको डेफिनेटली करना है। और उसके साथ में आपके करंट अफेयर्स कम से कम 1 साल के 2023 पूरा और 2024 जून तक पूरा कवर होना चाहिए, हिमाचल का भी और एज वेल एज आपका नेशनल इंटरनेशनल भी। फिर उसके बाद हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे इज अ डेफिनेट थिंग, वो आपको ज़रूर करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आपने अभी HS के लिए पढ़ा हुआ है ऑलरेडी तो आपको फ़ायदा ही रहेगा, आपने उसी को थोड़ा सा और वहाँ पर निखर के अच्छे से पढ़ना है। डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, अगर आपको सारा पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें या इंपॉर्टेंट से जो राजा हैं उनको निकाल लो, सिर्फ उनको पढ़ लो। बहुत बड़ा कोई नया सोर्स नहीं उठाइएगा, जो ज़्यादा ऑलरेडी पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनको रिपीट करते जाइए। और बाकी जो है और कुछ चाहिए तो ये आपका सर ने प्रॉपरली प्लान बनाया हुआ है, सर ने यहाँ पर एक वीडियो बनाया है, इसको ज़रूर चेक कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। फिर भी कोई इश्यूज़ रहते हैं प्लीज़ डू कॉल अस, ये है हमारा नंबर। और स्पेसिफिक एलाइड के लिए कोई बैच नहीं है, आई डोंट थिंक होता भी है। अगर आपको अभी कोई एलाइड का बैच बेच रहा है तो दे आर ऐसे झूठ बोल रहे हैं वो लोग, क्योंकि अभी 2 महीने में इतना सिलेबस कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो इससे अच्छा ये होगा कि आप खुद तैयारी करें। हिमाचल जीके पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, GS में ज़्यादा पोर्शन जो है वो कवर करने की ज़रूरत नहीं। महात्मा गांधी वाला पोर्शन, महात्मा गांधीयन स्टडीज़ के ऊपर इसमें आते हैं, तो 2 का टेस्ट जो है वो दे लीजिए और करंट अफेयर और अपने हिमाचल जीके एकदम टिप्स पे रखिए, बहुत अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा। एंड कुछ भी रहता है कॉल मी। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।